ओंकार का जादू, चेतना की तीन अवस्थाएं। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि प्राचीन भारतीय चेतना की अवधारणा को किस प्रकार देखते थे। एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में मैंने उपनिषदों में से एक मांडव्य उपनिषद को लिया था। मांडव्य उपनिषद अथर्ववेद का एक भाग है। ये छोटा सा उपनिषद बताता है कि परम सत्य चेतना की चार अवस्थाओं के माध्यम से किस प्रकार प्रकट होता है। वह उस परम सत्य को ओंकार कहता है। ये चेतना की चार अवस्थाओं को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय के रूप में पहचानता है। ये अवस्थाएं ओंकार द्वारा धारण किए गए असंख्य रूपों में विद्यमान है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, ये निश्चित रूप से संभव है क्योंकि ओंकार देश और काल से परे है। ओंकार के विभिन्न रूप ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त जीव है। चूंकि वे रूप देश और काल के नियमों के अधीन हैं, इसलिए वे एक समय केवल एक ही अवस्था में रह सकते हैं। इस एपिसोड में हम इन चार अवस्थाओं में से पहली तीन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहली अवस्था जागने की अवस्था है, जिसे चेतना की जागृत अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जीव अपने शरीर के बाहर की दुनिया के साथ संपर्क करता है। वो अपने शरीर के बाहर की दुनिया से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों जैसे आंखों और कानों का उपयोग करता है। फिर वो उस जानकारी को अपने मन, बुद्धि, अहंकार और अन्य मानसिक क्षमताओं की सहायता से संसाधित करता है। जानकारी संसाधित हो जाने के बाद शरीर बाहरी वस्तुओं के साथ क्रिया करने के लिए अपने पांच कर्मेंद्रियों जैसे हाथों और पैरों का उपयोग करता है। प्राण जैसी पांच जीवन शक्तियां इस पूरी प्रक्रिया में शरीर और मन को सहारा देती है। मूल रूप से जागृत वो चेतना की अवस्था है जो शरीर के बाहर स्थित स्थूल वस्तुओं के साथ व्यवहार करती है। उपनिषद इसका वर्णन इस प्रकार करता है। जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथम पाद। तंत्रिका विज्ञान इसे किस प्रकार देखता है। तंत्रिका विज्ञान की शब्दावली में इसे एक्सेस कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तंत्रिका विज्ञानी इस बात को काफी हद तक समझ चुके हैं कि शरीर और मस्तिष्क किस प्रकार की चेतना को किस प्रकार संभालते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जो बाहरी ज्ञानेंद्रियों से आने वाली जानकारी को संसाधित करते हैं। जानकारी संसाधित हो जाने के बाद मस्तिष्क प्राप्त जानकारी अपनी वर्तमान अवस्था तथा विभिन्न निर्णय केंद्रों के मूल्यांकन के आधार पर ये निर्णय लेता है कि कौन सी क्रिया की जानी चाहिए। अंततः वो आवश्यकता के अनुसार मस्तिष्क के मोटर रीजन्स को सक्रिय करता है ताकि बाहरी कर्मेंद्रियां उचित कार्य कर सके। उपनिषद चेतना के दूसरे रूप की चर्चा करता है जिसे स्वप्न अवस्था कहा जाता है। ये जागृत अवस्था से काफी मिलती जुलती है। अंतर केवल इतना है कि पूरा नाटक मन के भीतर घटित होता है। बाहरी स्थूल वस्तुओं के स्थान पर मन द्वारा निर्मित सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं। स्थूल ज्ञानेंद्रियों के स्थान पर मन द्वारा निर्मित सूक्ष्म आंतरिक इंद्रियां होती हैं। ये आंतरिक इंद्रियां मन द्वारा निर्मित वस्तुओं पर कार्य करती हैं और ऐसे परिणाम उत्पन्न करती हैं जो स्वयं मन द्वारा ही निर्मित होते हैं। जिस प्रकार जागृत अवस्था में व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों और मानसिक क्षमताओं की सहायता से बाहरी वस्तुओं का अनुभव करता है, उसी प्रकार स्वप्न में निर्मित व्यक्ति भी स्वप्न में निर्मित वस्तुओं का अनुभव करता है। बाहरी संसार और स्वप्न में निर्मित आंतरिक संसार के बीच गहरी समानता है। उपनिषद इसका वर्णन इस प्रकार करता है। स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञः सप्तांग
एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयपादः। तंत्र का विज्ञान भी इसे लगभग इसी प्रकार देखता है। अंतर केवल इतना है कि उपनिषद की अमूर्त शब्दावली के स्थान पर वो मस्तिष्क के विशिष्ट भागों का उल्लेख करता है। तंत्र का विज्ञान के अनुसार स्वप्न का संसार पूरी तरह मस्तिष्क द्वारा निर्मित होता है। ये मस्तिष्क में पहले से संग्रहित विभिन्न स्मृतियों के बीच होने वाली यादृच्छिक रैंडम परस्पर क्रियाओं का परिणाम होता है। वस्तुओं का मन द्वारा निर्मित होना छोड़ दे तो बाकी सब कुछ लगभग जागृत अवस्था जैसा ही होता है। मस्तिष्क के वही संसाधन क्षेत्र कार्य करते रहते हैं, लेकिन भौतिक ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सक्रिय नहीं होती। उपनिषद चेतना की तीसरी अवस्था की चर्चा करता है, जिसे सुषुप्ति अथवा गहरी नींद कहा जाता है। उपनिषद के अनुसार चेतना की इस अवस्था में वो न तो बाहरी संसार के साथ कोई प्रतिक्रिया करती है और न ही कोई स्वप्न देखती है। क्योंकि न तो बाहरी वस्तुओं से और न ही मन द्वारा निर्मित वस्तुओं से कोई जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए उनका कोई संसाधन भी नहीं होता। उपनिषद कहता है कि चेतना बाहरी और आंतरिक दोनों संसारों से पूरी तरह कट जाने के कारण इस अवस्था में कोई इच्छा भी नहीं रहती। उपनिषद कहता है कि चेतना मानव निश्चित सी प्रतीत होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये शून्यता की अवस्था है। पहले से अर्चित ज्ञान अब भी वही रहता है, किंतु वो ज्ञान मानव जमे हुए रूप में रहता है। उपनिषद एक और आश्चर्यजनक बात बताता है। वो कहता है कि चेतना की ये अवस्था आनंद में होती है, किंतु ये आनंद किसी इंद्रिय सुख से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि चेतना की अन्य दो अवस्थाओं में जो मानसिक क्लेश उपस्थित रहते हैं, वे इस अवस्था में नहीं होते। ये वो आनंद है जो किसी भी प्रकार की बाधा के अभाव में प्रकट होता है। उपनिषद चेतना की इस अवस्था को चेतना की अन्य दो अवस्थाओं के बीच का प्रवेश द्वार भी कहता है। किसी अवस्था से मनुष्य जागृत अवस्था अथवा स्वप्न अवस्था में प्रवेश करता है। संक्षेप में उपनिषद इस अवस्था का वर्णन इस प्रकार करता है। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयः हि आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयपादः। तंत्र का विज्ञान भी गहरी नींद की अवस्था की चर्चा करता है, जिसमें मनुष्य न तो बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है और न ही कोई स्वप्न देखता है। इसके अतिरिक्त सोते समय मनुष्य समय समय पर पीरियडिकली इसी अवस्था से जागृत अवस्था अथवा स्वप्न अवस्था में प्रवेश करता है। उपनिषद चेतना की इन तीन अवस्थाओं की चर्चा ऐसे करते हैं मानो वे वास्तविक तथ्य हो। यद्यपि उनका वर्णन बहुत गहराई तक नहीं जाता, फिर भी वो तंत्र का विज्ञान की व्याख्याओं से टकराता नहीं है। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम अनुभव करता कौन है, इस विषय में तंत्र का विज्ञान मौन रहता है, या फिर कम से कम इस विषय पर वो कोई निश्चित मत नहीं रखता। दूसरी ओर उपनिषद दृढ़तापूर्वक मानता है कि इन सभी क्रियाओं के पीछे एक शक्ति है और वही शक्ति इन सब का वास्तविक अनुभव करता है। वो कहता है कि ये शक्ति शरीर का उपयोग एक उपकरण के रूप में करती है। भारतीय सांख्य दर्शन के दार्शनिकों के अनुसार यदि कोई अनुभव करता ही न हो तो ये सारी प्रक्रियाएं अर्थहीन हो जाएगी। पिछले एपिसोडों में हमने चेतना के बारे में डेवी चाल्मर्स जैसे कॉग्निटिव फिलोसोफर्स के विचारों की भी चर्चा की।
चार्मर्स जैसे लोग मुख्य रूप से चेतना की पहली अवस्था पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यद्यपि वे इन सब के पीछे किसी शक्ति की चर्चा करने से बचते हैं, फिर भी वे स्वीकार करते हैं कि चेतना का एक व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव पक्ष होता है। उनका कहना है कि इस व्यक्तिनिष्ठ पक्ष की व्याख्या केवल मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के आधार पर नहीं की जा सकती। एक प्रकार से चाहे वे इसे स्वीकार करना चाहे या नहीं, वे ये मान लेते हैं कि चेतना के पीछे ऐसी कोई सत्ता अवश्य है जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से परे है, जो मस्तिष्क और उसकी कार्य प्रणाली से भी परे है। किंतु उपनिषद जिस चौथी चेतनावस्था की चर्चा करता है, वो तंत्र कार्यज्ञानियों और कॉग्निटिव फिलोसोफर्स दोनों को आश्चर्यचकित कर देगी। वो उन्हें अपने अपने दृष्टिकोणों पर उन विचार करने के लिए विवश कर देगी। उस अवस्था की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे।